माता रानी का चमत्कार। रोज की तरह गरीब सरोज घर की सारी सफाई कर लेती है। फिर वो अपनी बेटी के साथ आसन पर बैठकर 3 देवियों की पूजा करती है। जय सरस्वती माता मैया, जय लक्ष्मी माता, जय पार्वती माता। त्रिदेवियां, मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखिए। हमारे घर के हालात ठीक कर दीजिए। माँ, त्रिदेवियां हमको क्या क्या देती हैं? रूही बेटी, तीनों माता रानी हमेशा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। पता है, लक्ष्मी माता हमें धन देती है, सरस्वती माता हमें विद्या देती है और पार्वती माता नरसंहार करती हैं। अच्छा माँ, जब मेरी परीक्षा होगी और मैं सरस्वती माता का नाम लूंगी तब तो मुझे और अच्छा आशीर्वाद मिलेगा ना? और 3 देवियों के आशीर्वाद से पापा भी ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, देखना त्रिदेवी एक दिन जरूर चमत्कार करेंगी। तेरे पापा भी ठीक हो जाएंगे और घर के हालात भी, और तू बढ़िया स्कूल में भी पढ़ेगी। अरे तू क्यों झूठे सपने दिखा रही है अपनी लाडली को? तूने ही तो मेरा घर बर्बाद किया है। मेरे बेटे की हालत आज तेरी वजह से ही ऐसी है। ना ही तू उसे सामान लेने रास्ते में भेजती, ना ही उसका एक्सीडेंट होता, और ना ही वो अपाहिज बनता। मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ गया तो रूही का ज्यादा फीस की वजह से स्कूल छूट गया। पूरे घर का तूने सत्यानाश किया है और अब 3 देवियों की पूजा करती है जैसे कि तेरी देवियां मेरे घर को ठीक कर देंगी। दादी, आप ऐसी 3 देवियों के बारे में क्यों बोल रही हैं? अगर उन्हें पता चला तो वो आपसे क्रोधित हो जाएंगी, जिसके बाद वो आपको सजा भी दे सकती है। माँ का ऐसा कहना है, माता रानी और भगवान जी के बारे में कभी भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। बस उन पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। वो हमारी परीक्षा लेते हैं, एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देंगी। ओ सरोज, अपनी बेटी को और कितने धोखे में रखेगी? कुछ नहीं होता ये सब, बस तेरे मन को बहलाने वाली बातें हैं रूही। करमजली ने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया है। खाने के लिए मोहताज हो चुकी हूँ। कहाँ मैं शाही पनीर खाती थी और अब कहाँ पानी की दाल खाती हूँ। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, आप विश्वास रखिए। त्रिदेवियां सच में एक दिन जरूर चमत्कार करेंगी और हर्ष भी ठीक हो जाएंगे। मेरे से बातें मत बना करमजली, जाकर मेरे बेटे को सूप भी दे दे। ये सुनकर सरोज अपने अपाहिज पति के पास जाकर उसे अपने हाथों से सूप पिलाती है। अजी, आपको ज्यादा मिर्च मसाले तो नहीं लग रहे ना? इसमें डॉक्टर ने कहा था कि आपको सादा ही देना है कुछ समय तक। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि तुम इतने बेहतरीन तरीके से हर काम करती हो। सरोज अपने पति को सूप पिला ही रही थी कि उसकी बेटी गेंद से खेलते हुए कमरे में आती है, जो कि उसके सूप पर जा लगती है और सारा सूप जमीन पर बिखर जाता है। तभी शोर सुनकर मीनाक्षी आती है। अरे ये कैसा शोर है? क्या तोड़ फोड़ कर दिया? हे भगवान, इतना महंगा सब्जी का सूप गिरा दिया। माँ जी, रूही से गलती से हो गया है, मैं पकड़ ही रही थी कि उसकी बॉल आ गई। सॉरी दादी। क्या सॉरी? सारे बर्तन तोड़ दिए तूने। तू तो तेरी नानी के यहाँ छोड़कर चली गई थी ना विरासत में। नहीं तुझसे पढ़ाई लिखाई होती है, बस खेल कूद करवा लो घर में। कुलक्षणी, तेरी वजह से ही मेरे बेटे की ये हालत है। मन तो आता है जान से मार दूं तुझे। माँ, जाने दीजिए ना, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? रूही से गलती से हो गया और आप सरोज को क्यों बोल रही हैं? विधि का विधान होगा शायद, इसीलिए मेरी ये हालत है। लेकिन मुझे सरोज की श्रद्धा भक्ति और तीनों माता रानी पर बहुत भरोसा है। एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। सरोज तो कोशिश कर रही है दूसरी जगह काम करके, मेरी वजह से अकेले घर को देख रही है। मुझे तो लगता है इस मनहूस ने तुझ पर कोई काला जादू कर दिया है, क्योंकि अब तू मेरी कोई बात नहीं सुनता। इतना सब हो गया फिर भी तू अपनी पत्नी के ही गुणगान गा रहा है। मैं क्या ही बोलूं, छोड़ो। अरे माँ सुनिए, चली गई। सरोज, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, वो बस गुस्से में बोल गई, रो मत। कोई बात नहीं हर्ष जी। ये कहते ही सरोज अपनी मालकिन के घर काम करने चली जाती है। उसका सुबह से लेकर शाम तक सारा काम करती है और वापस घर लौटती है। जब खाना बनाती है तो राशन के डिब्बों में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, अब मैं खाना क्या बनाऊंगी? घर में तो कुछ भी नहीं है। लाला जी से सामान ले आती हूँ, फिर कल मालकिन से एडवांस मांग लूंगी, क्योंकि लाला जी का पहले ही उधार हो रखा है। ये बोलकर सरोज लाला की दुकान पर जाकर उधार मांगती है, जहाँ लाला सरोज की बेइज्जती कर देता है। अरे तो फिर से उधार मांगने आ गई? तेरा पेट नहीं भरता क्या?
शर्म कर, तेरे पहले के 4,000 रह गए। पहले मुझे वो लौटा, उसके बाद ही कोई उधार दूंगा। लाला जी, ऐसा मत कहिए, मेरा पूरा परिवार भूखा बैठा है। रात का समय है, आप बस अभी के लिए राशन दे दीजिए, मैं आपको 2 दिन में पैसे लौटा दूंगी सारे। अरे तुझे समझ नहीं आता क्या? चल निकल यहाँ से। त्रिदेवी, आप तो कोई चमत्कार करो, मेरा परिवार भूखा है। तभी बादलों में त्रिदेवियां बात करती हैं। अरे पार्वती, आखिर हम कब तक सरोज की परीक्षा लेंगे? हाँ सरस्वती, मुझे भी सरोज को बेहाल रूप में देखा नहीं जाता। वो हमारी कितनी श्रद्धा से भक्ति करती है, जी चाहता है उसे धन दे दें। आप दोनों की बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी थोड़ा धैर्य हमें और रखना होगा। कष्ट में तो मैं भी नहीं देख पा रही हूँ उसे, साथ ही मीनाक्षी को भी सबक सिखाना है। फिलहाल के लिए राशन दे देते हैं। तभी पार्वती माता लाला पर एक जादू करती हैं, जिसके बाद सरोज वो राशन लेकर अपने घर में सबका पेट भर देती है। अगले दिन वो अपनी मालकिन पूजा से कहती है, मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है, क्या आप मुझे थोड़ा सा एडवांस पैसा दे देंगे? वो क्या है ना, लाला जी को पैसे देने हैं, उनसे कुछ उधार कर लिया है। माफ करना सरोज, लेकिन मैं अभी तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। दरअसल तुम्हारे सेठ जी को भी पैसे नहीं मिले हैं, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम कुछ दिन इंतजार कर लो, और वैसे भी तुम्हारी तनख्वाह बनी भी नहीं है अभी तक। जी मालकिन। उदास होकर सरोज घर लौट जाती है, जहाँ पर लाला आकर उसे अपने पैसे मांगता है। बहुत खरी खोटी सुनाकर उसकी बेइज्जती करता है। बेइज्जती होने से मीनाक्षी को भी बहुत बुरा लगता है। फिर वो सरोज को भी बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर अपनी बेटी को लेकर ट्रेन की पटरी पर मरने के लिए तैयार हो जाती है कि 3 औरतें आकर सरोज और उसकी बेटी की जान बचा लेती हैं। क्यों बचाया आपने? मर जाने दिया होता। ऐसी हार मत मानो, तुम्हारे साथ तुम्हारी छोटी बच्ची भी तो है। हम तीनों को भूख लग रही है, क्या तुम कुछ खाना खिला सकती हो? आपने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई है, तो मैं जरूर आपको कुछ खिलाऊंगी। सरोज अपनी बेटी और उन तीनों को अपने घर पर ले आती है। उन्हें कुछ खाना बनाकर खिला देती है कि मीनाक्षी फिर बोल पड़ती है, अरे हमारे घर में वैसे ही कुछ खाने को नहीं है, और तू इन तीनों को उठाकर ले आई खिलाने के लिए? तू ऐसे नहीं मानेगी। मीनाक्षी ऐसा बोलकर एक मोटा डंडा लेकर सरोज को मारने ही वाली थी कि तीनों देवियां अपने असली रूप में आकर उसे कहती हैं, मीनाक्षी, बहुत हुआ। अगर तुमने सरोज को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो हम तीनों से बुरा कोई नहीं होगा। त्रिदेवियां, आप? सरोज, हर्ष और रूही त्रिदेवी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। बेहद ही नास्तिक किस्म की हो तुम मीनाक्षी, बहुत अपमान किया है तुमने हम तीनों का, और फूल सी बच्ची को भी तुमने बहुत परेशान किया है। जी तो चाहता है कि तुम्हें श्राप दे दे, लेकिन हम यहाँ सरोज की जिंदगी सुलभ करने आए हैं। बेटी, हम तीनों तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो गया है और तुम्हारी बच्ची अच्छे स्कूल में पढ़ेगी, धन की कभी कमी नहीं होगी। शुक्रिया माता, आपका। त्रिदेवी, आपके चमत्कार से अब हमारे पास सब कुछ है। हम धन्य हो गए आपके साक्षात दर्शन पाकर। त्रिदेवियां, आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझसे क्षमा कर दीजिए। आज मुझ जैसी नास्तिक की आंखों से पट्टी उतर गई है। अगर हम सच्चे दिल से आपको माने तो आप सच में ही हमारी विनती सुन लेती हैं। मुझसे जो भी हुआ मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ माँ। अच्छा हुआ जो तुम वक्त रहते सुधर गई, वरना नरक में जाती। इतना कहकर त्रिदेवियां उनके लिए धन संपत्ति, अपने वरदान को फैलाकर उन सब का भला करती हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जिसके बाद मीनाक्षी अपनी बहू और पोती के साथ बड़े प्यार से रहती है। हर्ष भी ठीक हो जाता है। रूही बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती है। सरोज लाला के सारे पैसे चुका देती है और वो सब खुशी खुशी नए घर में रहने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप अपने श्रद्धा भक्ति से माता रानी को याद करते हैं, माता रानी हमेशा उसकी इच्छा पूर्ण करती हैं। एग्जाम हॉल में सभी लोग अपने एग्जाम दे रहे होते हैं, जिनमें से एक शेफाली नाम की लड़की अपनी सीट के पीछे खाली सीट की तरफ देख रही होती है।
हे भगवान, एग्जाम को शुरू हुए पूरा आधा घंटा हो गया लेकिन तारा अभी तक स्कूल नहीं आई है। इस लड़की को तो जरा भी परवाह नहीं है। शेफाली ऐसा सोच ही रही थी कि तभी क्लास के दरवाजे के अंदर से तारा क्लास के अंदर आती है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है, जिसके बाद वो फौरन अपना एग्जाम शुरू कर देती है। एग्जाम खत्म होने के बाद दोनों सहेलियां क्लास के बाहर कॉरिडोर में एक दूसरे से मिलती हैं। तारा, तुम कहाँ रह गई थी? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया और तुमने अपना एग्जाम तो अच्छे से कर दिया ना? हाँ बाबा, मैंने अपने सारे क्वेश्चन का आंसर लिख दिया था। दरअसल बात ये थी कि डैड और मम्मी में दोबारा से लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे पापा मुझे छोड़ने देरी से आए। तारा इतना कहते हुए शेफाली के साथ स्कूल से बाहर आ रही होती है कि तभी उसके सामने उसकी माँ की कार आकर रुकती है। चलो तारा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। माँ, मैं आ जाती, शेफाली मेरे साथ थी, आपको मुझे लेने आने की क्या जरूरत थी? देखो, तुम्हारे पिताजी का और मेरा डिवोर्स हो गया है। आज ही फाइल दर्ज की गई है और तुम्हारी कस्टडी मुझे मिली है, इसलिए मैं तुम्हें बेंगलुरु लेकर जाना चाहती हूँ। मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने आपसे कहा था ना, मैं बेंगलुरु नहीं जाऊंगी। मुझे यहीं रहकर यूपीएससी की तैयारी करनी है। ये सब तो तुम्हारा बेंगलुरु में भी हो जाएगा और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें AIS बना कर ही रहूंगी। तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? ये सारे सपने मैंने अपनी सहेली शेफाली के साथ देखे थे। मैं उसे यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटी, तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। और वैसे भी इन गरीबों को तो ऐसे दोस्त फंसाने की आदत हो गई है जो इन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सके। तुम इनके चक्कर में मत पड़ो, चलो मेरे साथ। अनन्या तारा का हाथ पकड़ती है और उसे कार की तरफ ले जाने लगती है। तारा अपनी सहेली शेफाली का नाम पुकारती रह जाती है। शेफाली, शेफाली, माँ मुझे छोड़ो, माँ मुझे शेफाली के पास जाना है। अनन्या तारा की एक नहीं सुनती और उसे कार में बिठाकर ले जाती है। इस प्रकार शेफाली रोते हुए अपनी सहेली अनन्या को अपने आप से दूर होते हुए देखती रह जाती है। तारा, तारा को मत लेकर जाओ, तारा रुक जाओ। शेफाली की आंखों के सामने से तारा चली जाती है, जिसके बाद वो रोते हुए अपने घर पहुंचती है, जहां पर शेफाली की माँ ने पहले से ही घर पर उसे देखने के लिए लड़के वालों को बुला रखा था। अच्छा हुआ शेफाली, तुम आ गई। ये लो, ये पीली वाली साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। जल्दी से कमरे में जाओ और तैयार होकर आ जाओ। ये सब क्या है माँ? आप मुझे ये साड़ी पहनने के लिए क्यों बोल रही हो? क्योंकि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं। जल्दी से साड़ी पहनो और तैयार हो जाओ। देखो, अब तुम्हारा और बोझा मुझसे नहीं उठाया जा सकता। मैं चाहती हूँ कि समय पर तुम्हारे हाथ पीले हो जाए और तुम अपने घर चली जाओ, इसलिए फौरन तैयार होकर नीचे आ जाना। एक तरफ अपनी सहेली से जुदा होने का गम और दूसरी तरफ अपनी शादी का सरप्राइज। शेफाली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो रोते हुए साड़ी पहनकर तैयार होती है और मेहमानों के सामने आ जाती है, जिसके चलते सरस्वती उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार लेती है। कुछ ही दिनों में शेफाली की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ही चलता है, लेकिन अब दहेज के लिए उसके ससुराल वाले उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। अरे क्या क्या नहीं सोचा था मैंने कि मेरे बेटे की शादी में मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन देखो तो सही, कुछ नहीं मिला। इन गरीबों ने अपनी बेटी को सिर्फ एक जोड़े में ही विदा करके भेज दिया। सोचा तो मैंने भी कुछ अच्छा ही था, लेकिन आपकी ही वजह से ये सब हुआ है। आपको ही मेरी शादी कितनी पड़ रही थी। मैं तो अच्छा खासा अपनी यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ था। अरे एग्जाम में फेल तो हुआ ही, ऊपर से देखो ना, एक जिम्मेदारी और मेरे कंधों पे आ गई। शेफाली अपनी सास और अपने पति की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है। इस बीच उसे गांव में एक उर्मिला नाम की औरत मिलती है, जो फ्री में गरीब महिलाओं को पार्लर और सिलाई का काम सिखाती है। शेफाली भी घर के काम करने के बाद उर्मिला के पास जाकर पार्लर का कोर्स सीख लेती है। एक दिन सरस्वती के घर उसकी सहेली आनंदा आती है। अरे आनंदा, तुम यहाँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। सरस्वती शेफाली को आवाज लगाकर चाय नाश्ता मंगवाती है। कुछ ही देर में शेफाली चाय नाश्ते की प्लेट लेकर आती है, जिसे देखकर आनंदा कहती है, अरे वाह, इतनी होनहार लड़की इस घर की बहू है, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे मुझे आज रात शादी में जाना है और इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। शेफाली, क्या तुम मेरा अच्छा मेकअप और हेयर स्टाइल बना दोगी? आनंदा के कहने पर शेफाली उसे हाँ कर देती है, लेकिन ये सब सुनकर सरस्वती हैरान रह जाती है। कुछ ही देर में शेफाली आनंदा का बहुत प्यारा मेकअप और हेयर स्टाइल बना देती है, जिसे देखकर आनंदा उसकी बहुत तारीफ करती है और उसे 2000 रुपए भी देती है। अरे सरस्वती, तेरे तो भाग खुल गए, जो इतने होनहार बहू तुझे मिली है। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सरस्वती के सामने शेफाली की सच्चाई आते ही उसे बहुत गुस्सा आता है, जिसके चलते सरस्वती शेफाली को बहुत मारती पीटती है और उसे अपने घर से भी निकाल कर घर के बाहर तबेले में रहने की जगह दे देती है। आज के बाद तू इस घर में कभी नहीं रहेगी, आज से यही तबेला तेरा घर है।
बेचारी शेफाली की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। इसी दौरान उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपना मंगलसूत्र बेचकर पार्लर का सामान ले आती है और तबेले में ही पार्लर खोल देती है। उसके काम में इतनी अच्छी सफाई थी कि गांव के सभी लोग उसके पास आना शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है और उस तबेले को धीरे धीरे वो अच्छी कंडीशन में भी बदल देती है। एक दिन शेफाली की सफलता को देखकर सरस्वती को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने उसके पास पहुंच जाती है। तुझे यहाँ छोड़कर मैंने ही गलती की, आज के बाद तू यहाँ पर भी नहीं रहेगी। चल अभी के अभी इस तबेले के अंदर बनाए हुए पार्लर को छोड़ और यहाँ से दफा हो जा और दोबारा लौट कर कभी मत आना। सरस्वती ने शेफाली के बाल पकड़ रखे हुए थे, तभी वहां से तारा गुजर रही होती है, लेकिन उसके सामने से एक बहुत ही तेजी से कार आ जाती है, जिसके चलते उसके ऊपर सारी कीचड़ उछल कर आती है और उसका पूरा चेहरा कीचड़ में धंस जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर तारा और सरस्वती के ऊपर पड़ती है। वो फौरन भागते हुए सरस्वती के पास आती है और उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। एक औरत पर अत्याचार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पांडे जी, ले जाओ इस औरत को और इसे हवालात की हवा खिलाओ। तारा सरस्वती को जेल में बंद करने के लिए कह देती है। वहीं शेफाली तारा को देखकर उससे कहती है, अरे ये क्या, आपका पूरा चेहरा कीचड़ में सना हुआ है। चलिए इस तबेले में मेरा छोटा सा पार्लर है, मैं आपका चेहरा ठीक कर देती हूँ। शेफाली तारा को अपने तबेले वाले ब्यूटी पार्लर में ले जाती है, जहाँ पर गीले टिश्यू पेपर से तारा का चेहरा साफ करती है। चेहरा साफ होते ही शेफाली तारा को पहचान लेती है। तारा, ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हाँ शेफाली, ये मैं हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारा मिलना ऐसा होगा। ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? शेफाली रोते हुए अपनी पूरी कहानी तारा को बताती है। चुप हो जाओ शेफाली, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन अब मैं आ गई हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तारा अपनी सहेली शेफाली को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद वो उसके लिए एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खुलवा कर देती है। अब शेफाली अपना ब्यूटी पार्लर चलाने लगती है। शेफाली की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो अपनी सहेली के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।